हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जिनके हम उत्तर को इसी में सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए इनकी क्वेश्चंस। 3 मार्कर्स। पहले आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, विशिष्ट अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्षेत्र, सामाजिक अर्थव्यवस्था। ये हमारे 3 मार्कर्स हैं। हमारा 5 मार्कर्स क्वेश्चन से ये है जिसमें हमें विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं दी गई हैं। अविकसित राष्ट्र की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए और भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान मुख्य चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। अब आता है 11 मार्कर। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और इस संबंध में अपने सुझाव को भी बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना न किए जाने वाली विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मतलब कितनी सारी समस्याएं हैं उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसकी क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारा वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वह विषय होता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो वस्तु होती हैं उनका, सेवाओं का उत्पादन, विपणन और उपभोग की जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 2 टाइप में किया गया है। पहले होती है व्यष्टि अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है समष्टि अर्थव्यवस्था। पहले कौन सी होती है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समष्टि अर्थव्यवस्था। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थशास्त्र की एक इकाई एवं इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलू अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक उत्पाद, एक फर्म एवं एक उद्योग या फिर एक बाजार। इसके अंतर्गत क्या होती है? व्यष्टि मतलब छोटा सा रूप। किसी भी अर्थव्यवस्था का छोटा रूप किसके अंतर्गत आता है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे से पहलुओं का व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था की इकाइयों के रूप में अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक उपभोक्ता का कर लिया, एक उत्पाद का कर लिया, एक फार्म का कर लिया, एक उद्योग का कर लिया, फिर एक बाजार का कर लिया। तो ये क्या होती है? पूरे व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब आता है दूसरा, समष्टि अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थव्यवस्था में क्या होता है? यह एक बृहद अर्थव्यवस्था होती है। मतलब कैसी है? बहुत बृहद अर्थव्यवस्था, मतलब पूरी सृष्टि इसके अंतर्गत आती। समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलू अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था ली जाती है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो समूच्च से संबंधित अध्ययन होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय, राजकोष की आय, मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय बजट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति एवं गरीबी एवं बेरोजगारी। वो किसके अंतर्गत आती हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। व्यष्टि मतलब छोटा सा और समष्टि मतलब बहुत बड़ा, बृहद रूप। तो समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती है? बृहद रूप होता है। इसमें समष्टि के अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था होते हैं इसके बड़े बड़े पहलू, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है और उनके जो समुचित विषय होते हैं उनका अध्ययन भी किसके अंतर्गत किया जाता है? समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इसमें प्रमुख उदाहरण है राष्ट्र की आय, राजकीय आय, राजकोष की नीति, मुद्रा नीति, सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास एवं मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी एवं गरीबी इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था नहीं, पहले आते हैं अर्थव्यवस्था क्या होती है। इसकी हम दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। तो अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बीच में सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक समान होती है, लेकिन इनके बीच में कुछ अभ्यास देख सकते हैं। सिद्धांत और अभ्यास के रूप में हम देखते हैं। तो अभ्यास क्या होता है? अर्थव्यवस्था होती है, जबकि जो शास्त्र या सिद्धांत होते हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत, नियम इत्यादि का वर्णन होता है। तो अर्थशास्त्र में क्या होता है? किसी भी आर्थिक गतिविधियों के सिद्धांत और नियम किस में दिए रहते हैं? अर्थशास्त्र में दिए रहते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक सामान्य मतलब एक सिद्धांत, मतलब व्यवस्था है या अभ्यास है, तो वो अर्थव्यवस्था। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र बताए गए हैं।
पहला कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र, चौथा चतुर्थ क्षेत्र और पांचवा है पंचम क्षेत्र। तो पहले आता है प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसमें आता है उत्पादक क्षेत्र कहा भी जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था का जो प्रथम क्षेत्र होता है यह जहां पर प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्र का लेखांकन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? मतलब प्रथम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रथम कहाँ जो चीजें उग रही हैं, उत्पादित हो रही हैं, तो उत्पादन से रिलेटेड सारे संसाधन किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम संसाधन के अंतर्गत आते हैं, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्र का लेखांकन किया जाता है। तो हो गया कौन सा? प्राकृतिक क्षेत्र। यह कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र भी किसको कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। इसमें वानिकी, मत्स्य पालन, कृषि, समृद्ध क्षेत्र एवं उत्खनन एवं खनन आते हैं। अब आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं। जो भी प्राथमिक क्षेत्र से जो भी चीज उत्पादित होंगी उनको कच्चे माल के रूप में दूसरा क्षेत्र जो है वो मतलब उपयोग करता है, तो वो क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र होता है। यह औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। इसमें निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति सब क्या आती है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आता है तृतीयक क्षेत्र। इन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र है उनको जो सेवाएं देते हैं वो होते हैं तृतीयक क्षेत्र, मतलब सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें आते हैं चिकित्सा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा, व्यवसाय, होटल, रेस्टोरेंट, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा और परिवहन और संचार एवं भंडार किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आता है फोर्थ, चतुर्थ क्षेत्र। इस क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र का ही एक उन्नत रूप होता है चौथा क्षेत्र। मतलब तीसरा रूप क्या था? जो सेवाएं दे रहा था ना प्राथमिक और द्वितीयक को, तो उन सेवाओं का ही उन्नत रूप क्या होता है? चतुर्थ क्षेत्र होता है। लेकिन इसमें जो ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित सेवाएं उपलब्ध की जाती है, मतलब जो ज्ञान से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? तो चतुर्थ क्षेत्र करता है। इसमें ऐसी गतिविधियां प्रमुख आती हैं जैसे कि सूचना का संग्रहण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना, विश्लेषण करना, मतलब जो रिसर्च वगैरह जो आती हैं वो किस में आती हैं? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आता है पंचम क्षेत्र। पंचम क्षेत्र के अंतर्गत उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित होता है, मतलब बहुत अच्छी किस्म की सेवाएं इसमें दी जाती हैं। इसमें गोल्ड कॉलर जो प्रोफेशनल आते हैं वो फोर्थ मतलब पंचम स्टेट में शामिल किए जाते हैं। पंचम क्षेत्र में कौन होते हैं? गोल्ड कॉलर वाले प्रोफेशनल होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। इनमें मुख्यतः उच्च क्षेत्र मतलब उच्च स्तर के जो सरकारी अधिकारी आते हैं, कंपनी एवं व्यवसाय के उच्च प्रबंधक आते हैं, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय प्रबंधक, कानूनी सलाहकार, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम इनको फिर से करते हैं रिवाइज। जैसे कि अर्थशास्त्र क्या होता है? तो किसी भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन, विवरण का जो उपभोग की प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक वृष्टि अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है समष्टि अर्थव्यवस्था। वृष्टि मतलब छोटी सी अर्थव्यवस्था, मतलब इकाई क्षेत्र में कर रहे हैं या फिर इकाई भाग में कर रहे हैं, छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन कर रहे हैं। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एक उपभोक्ता का कर सकते हैं, एक उपभोग का कर मतलब एक उत्पादक का कर सकते हैं, एक फार्म का कर सकते हैं या फिर एक उद्योग का कर सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? वृष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब आता है समष्टि अर्थव्यवस्था। इसमें पूरे संपूर्ण बृहद अर्थव्यवस्था है, पूरी सृष्टि का या फिर बहुत बड़े क्षेत्र का, बड़े पहलू का, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। यह समुच्चों से संबंधित जितने भी अध्याय होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय, राजकोष की नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, वो सब किसके अंतर्गत किए जाते हैं? समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अब आता है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? तो अर्थशास्त्र होते हैं सिद्धांत और अर्थव्यवस्था होती है व्यवहारिक रूप। नियम सिद्धांत सब लिखे होंगे अर्थशास्त्र में, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में देखा जाएगा तो अर्थव्यवस्था होती है। इसके होते हैं 5 क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा होता है? तो यह प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में उपयोग करता है और प्राकृतिक क्षेत्रों का ही लेखांकन करता है, तो वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि संबंध तो एवं जो कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं वो कौन सा होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है। इसमें वानिकी, उत्खनन वगैरह,
मत्स्य पालन, कृषि समृद्ध क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आता है द्वितीयक क्षेत्र। इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त की गई हैं, उत्पाद जो प्राप्त किया गया है, उसको द्वितीयक क्षेत्र कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें निर्माण, विनिर्माण, जल, गैस, विद्युत आपूर्ति द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या करता है, प्राथमिक और जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उनको सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत चिकित्सा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, वित्तीय, प्रतिरक्षा, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार वगैरह सब किसके अंतर्गत आती हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आता है चतुर्थ क्षेत्र। ये तीसरा का ही उन्नत रूप है, तीसरे क्षेत्र का ही क्या है, उन्नत रूप है, जो कि ज्ञान से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसमें संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं, मुख्यतः संचार का भंडारण करना, सूचनाओं का अध्ययन करना, विश्लेषण करना, यह चौथे क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आता है पंचम क्षेत्र। इसमें उच्च किस्म की जो सेवाएं होती हैं वो संबंधित होती हैं। इसमें गोल्ड कॉलर जो प्रोफेशनल होते हैं वो आते हैं और अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इसमें सरकारी ऑफिस जो होते हैं, सरकारी अधिकारी में उच्च अधिकारी आते हैं, कंपनी एवं व्यवसाय के उच्च प्रबंधक आते हैं, शोधकर्ता आते हैं, वैज्ञानिक एवं वित्तीय प्रबंधक आते हैं, कानूनी एवं सलाहकार, इतने इसके अंतर्गत आते हैं पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। अब आता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण एवं स्वरूप कैसा है। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण पहला होता है राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर, मतलब राज्य की सरकार की भूमिका के आधार पर यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, और तीसरी क्या हो सकती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकती है। मतलब राज्य के स्तर पर देखा जाए तो तीन प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी, राज्य समाजवादी, और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आती है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर देखा जाए, मतलब विकास के आधार पर देखा जाए तो एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। पहली कौन सी है, विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी है विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी है कौन सी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब आती है विभिन्न क्षेत्रों की भूमि के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों की जो भूमि है उनके आधार पर, तो एक होती है कृषक अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है सेवा अर्थव्यवस्था। फिर आती है शेष विषय के, मतलब विश्व के आधार पर कैसी होती है, विश्व में दो प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था होती है और दूसरी कौन सी होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। नियोजन के आधार पर, मतलब नियोजन किया है हमने तो उसमें भी अलग अलग होती है। पहला क्या होगी, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, मतलब नियोजित करने के लिए, जो प्लानिंग करने के लिए दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, या फिर हम योजनाबद्ध कर सकते हैं या फिर गैर योजनाबद्ध कर सकते हैं। अब आती है निर्भरता के आधार पर कि कौन निर्भर है इसमें, तो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होती है, दूसरी होती है किसी पर आश्रित होना, तो आश्रित अर्थव्यवस्था, और एक होती है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था, मतलब एक दूसरे पर परस्पर संबंध बनाकर उस पर निर्भर है, तो वो अर्थव्यवस्था। ये इस प्रकार से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कितने रूप में वर्गीकृत किया है, तो हमने इनको किया है 6 रूप में वर्गीकृत। चलिए हम इसको फिर से देखते हैं और फिर हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। पहली होती है राज्य की सरकार की भूमिका के आधार पर, मतलब राज्य कैसे सहयोग कर रही है। तो यदि राज्य सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, पूंजीवादी, मतलब प्राइवेट हो जाएगी। और राज्य कर रही है तो वो कौन सी हो जाती है, तो राज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन राज्य भी कर रही है और प्राइवेट भी है तो क्या हो जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाती है। अब आती है विकास के आधार पर, है ना, विकास की विभिन्न अवस्था, या फिर बहुत अच्छी है, विकसित है तो विकसित अर्थव्यवस्था, या फिर विकासशील है, या फिर धीरे धीरे से वो विकास की वो मतलब विकासशील बन रही है तो क्या होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था। फिर आती है अल्प विकसित, मतलब वो बहुत उसमें ज्यादा विकास नहीं हुआ है तो वो क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। मिश्रित या फिर भूमि के क्षेत्र के आधार पर, तो देखो कौन कौन कहाँ पे काम करता है, तो किसान का होता है काम, तो किसान की अर्थव्यवस्था अलग होगी, उद्योगों की अर्थव्यवस्था अलग होती है, और जो सेवा क्षेत्र होते हैं उनकी अर्थव्यवस्था अलग होती है। फिर आते हैं विश्व के आधार पर, मतलब विश्व के साथ कैसे संबंध है, तो दो प्रकार के होते हैं, या फिर हमारा व्यापार पूरा खुला होगा तो खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगी, या फिर हम किसी के साथ व्यापार नहीं करते तो हमारी क्या हो जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था हो जाएगी, हम देश में ही व्यापार करते हैं तो बंद अर्थव्यवस्था। नियोजन के आधार पर कि हमने कैसे प्लानिंग वगैरह की है, नियोजन कैसे किया है, तो दो प्रकार से होता है नियोजन, या फिर हम उसका योजना बना के कर सकते हैं, या फिर हम गैर योजना कर सकते हैं, तो गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। निर्भरता के आधार पर कौन किसके ऊपर निर्भर है, तो हम या फिर आत्मनिर्भर हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम अपना खुद काम कर लेंगे तो आत्मनिर्भर निर्भरता। आश्रित निर्भरता, क्या यार तुम भी हमारा थोड़ा सा काम करा दो, आश्रित निर्भरता। और तीसरी होती है परस्पर निर्भरता अर्थव्यवस्था। ये हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार हो गए। अब आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, या फिर हम सारी अर्थव्यवस्था को 1 बाय 1 देखेंगे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, हम इसको देखते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभों के लिए किया जाता है, तो वो क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, मतलब प्राइवेट होती है। मतलब जिस अर्थव्यवस्था में हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन संसाधन निजी स्वामित्व है, मतलब हमारा स्वामित्व है, हम अपने लिए कर रहे हैं, और वस्तुओं का जो उत्पादन है और सेवाओं का जो उत्पादन है वो हम किसके लिए कर रहे हैं, निजी लाभ के लिए कर रहे हैं, कि हम इन उत्पाद को बेचेंगे या इन प्रोडक्ट को बेचेंगे और जो लाभ आएगा उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे, यहाँ पर जितने सारे पैसे आ जाएंगे। तो ये क्या होती है, प्राइवेट कंपनी है या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कि जिसमें क्या होता है, जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है तथा वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में निजी लाभ हो जाता है या लाभ के लिए कोई भी काम किया जाता है, वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में कंपनी की भूमिका, मतलब जो सरकार की भूमिका है वो कैसी होती है, न्यूनतम होती है। इसमें कंपनी का ज्यादा रोल नहीं रहता। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, यह एक विकसित देश है और इनकी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इनके पास कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए हम इसको फिर से देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिनके उत्पादन के संसाधन पर निजी स्वामित्व होता है, उनके वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में उनका निजी लाभ भी होता है, तो वो क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इनकी वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में सरकार का न्यूनतम अधिकार होता है या फिर न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और जापान की अर्थव्यवस्था क्या है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फिर आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर राज्य एवं सामूहिक स्वामित्व होता है। इसमें सरकार के पास सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। इसमें उत्पादन, आपूर्ति एवं कीमत सबका निर्धारण सरकार करती है और आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। तो ये क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है या राजकीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन वितरण पर राज्य एवं सामूहिक स्वामित्व, मतलब सामूहिक स्वामित्व होता है। किसका होता है, राज्य का। विपणन पर और उत्पादन में किसका स्वामित्व होता है, राज्य का होता है, जिसमें सरकार के पास उसकी सारी शक्तियां मौजूद होती हैं। मतलब उत्पादन कर सकती है, आपूर्ति कर सकती है, कीमत का निर्धारण कर सकती है और विपणन कर सकती है। सब किसके पास होता है, साधन निर्धारण होता है समाज के पास या फिर सरकार के पास। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। जितना भी इनका निर्धारण है या फिर जो कीमत निर्धारित करनी है, उत्पादन करना है, जो इसका कल्याण है वो किसके लिए होता है, समाज के कल्याण के लिए होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर राज्य के पास सारे नियम होते हैं, इसलिए इसको राजकीय अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं, जिसमें राज्य एवं सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों परस्पर मिलकर सहयोग के रूप में कार्य करते हैं। तो वो क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों को बाजारी शक्ति अर्थात मांग और आपूर्ति को स्वतंत्र अंतःक्रिया पर जोड़ा जाता है या जोड़ दिया जाता है। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब राज्य की अर्थव्यवस्था मतलब राज्य मतलब गवर्नमेंट भी है और थोड़ी सी प्राइवेट भी है, तो दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विद्यमान है विशेषताएं। इसमें राज्य एवं जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर सहयोग से क्या करते हैं, कार्य प्रारंभ करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको बाजारी शक्तियों अर्थात मांग और आपूर्ति को स्वतंत्र अंतःक्रियाओं पर जोड़ा जाता है। जो स्वतंत्र क्रियाएं हैं, मांग और आपूर्ति को कैसे जोड़ा जाता है, अंतःक्रियाओं के साथ जोड़ा जाता है। तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आती है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे तर्क क्या है। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ना ही अपनी पूंजीवादी है ना ही अपनी समाजवादी है। कैसी है, अपने पास है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण क्या क्या है, भारत ने क्यों अपनाया है। तो भारत ही बहुत स्मार्ट है इसलिए अपनाया। देखिए हम इसके फायदे देखते हैं क्यों अपनाया है। पहला, आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए। इसके जो आर्थिक विकास हो रहा है उसकी गति को हम क्या करेंगे, तीव्र करेंगे। मतलब प्राइवेट वाला अपना प्राइवेट के लिए करेगा, खुद के लिए करेगा, तो
इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा, दूसरों का भी भला होगा। तो प्राइवेट वाला अपना करेगा, गवर्नमेंट अपना करेगा, दोनों अपने अपने जगह पर अच्छा काम करेंगे और क्या होगा भैया, राष्ट्र की आर्थिक विकास में गति मिल जाएगी। दूसरा, गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने में समाधान है। सबसे अच्छी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि प्राइवेट वाला अच्छा करेगा, प्रॉफिट उसको ज्यादा होगा, तो हमारे यहाँ से ज्यादा रोजगार भी देगा, तो हमारे यहाँ से बेरोजगारी और रोजगार ज्यादा मिलेंगे और बेरोजगारी की धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी तो गरीबी कम हो जाएगी। तो दोनों की समस्याओं का समाधान है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सरकार के पास पूंजी एवं संसाधनों का अभाव है। अब सरकार के पास तो इतनी पूंजी है नहीं कि वो हर मतलब इंडस्ट्री खोले, या फिर संसाधन भी नहीं है कि खोले, तो इसलिए वो क्या करती है, प्राइवेट वालों को, जो प्राइवेट कंपनी होती है उनको सपोर्ट करती है कि तुम करो, हम तुम्हें थोड़ा से रिलैक्स दे रहे हैं, अपनी छूट पॉलिसी दे रहे हैं या फिर सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं। तो राज्य को क्या होता है, पूंजी और संसाधनों का अभाव है, इसलिए वो राज्य की अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाना है, तो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, मतलब ग्लोबल पर उसको कंपटीशन के लिए बनाना है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के पास उपलब्ध पूंजी है, तकनीकी एवं प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने के लिए। जो निजी क्षेत्र है उनके पास पूंजी भी है, तकनीक भी है और प्रबंधन की क्षमता भी है, उसका लाभ उठाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूंजी भी नहीं है और संसाधनों का अभाव है। नागरिकों तक गुणवत्ता युक्त आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जो नागरिक हैं उनके पास गुणवत्ता युक्त आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। देखिए, अब हम फिर से इसको देख लेते हैं। भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो क्यों अपनाई गई है, उसके पीछे सरकार क्या तर्क देती है। तो पहली सरकार बोलती है कि आर्थिक विकास में गति को हमें तीव्र करना है, इसलिए हमने भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। गरीबी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकारों के पास पूंजी एवं संसाधनों का अभाव है। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा अनुरूप बनाना है। निजी क्षेत्र के पास पूंजी, उपलब्ध पूंजी है, तकनीक है, प्रबंधन की क्षमता है, इसका लाभ उठाना है। और जो नागरिक हैं उनके लिए गुणवत्ता युक्त आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था के बीच अपनाने का तर्क। चलिए अब हम पढ़ते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की और मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पूंजीवादी हमने देख ली कि भैया इसमें जो उत्पादन होता है और जो संसाधन होता है उन पर निजी स्वामित्व होता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निजी लाभ भी होता है। तो ये क्या होती है भैया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, जैसे कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन की है और जापान की अर्थव्यवस्था है। ये थी हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन अब इसकी विशेषताएं क्या है या फिर क्या खासियत है इसमें। तो निजी संपत्ति का अधिकार होता है, जो संपत्ति होती है वो निजी होती है। प्रतियोगिता की स्थिति होती है, बहुत सारे लोग रहते हैं निजी संपत्ति में, तो कंपटीशन अच्छा होता है। अधिकतम लाभ का उद्देश्य होता है कि जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, या फिर जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो क्या होता है, अधिकतम लाभ का उद्देश्य इसमें होता है। मांग और आपूर्ति का महत्व होता है कि जितनी डिमांड होगी हम उतनी सप्लाई करेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता होती है कि हम किसी के उसमें नहीं, दबाव में नहीं होते। राज्य सरकारों के हस्तक्षेप का अभाव होता है कि गवर्नमेंट और जो स्टेट है वो हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। वस्तु एवं सेवाओं की विविधता एवं गुणवत्ता इसमें अच्छी होती है, क्योंकि ज्यादा कंपटीशन होगा तो अच्छी सेवाएं मिलती हैं। देखो, तो प्राइवेट या फिर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके लाभ क्या क्या होते हैं। तो पहली बात तो निजी संपत्ति का अधिकार होगा, प्रतियोगिता की स्थिति बनी रहेगी, अधिक लाभ का उद्देश्य होगा, मांग और आपूर्ति का महत्व बढ़ जाएगा और आर्थिक स्वतंत्रता रहेगी। राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और वस्तुओं और सेवाओं की जो गुणवत्ता है और विविधता है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्यों अच्छी है। इसकी विशेषता ये है कि उत्पादन में संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है। देखिए, हम पहले तो सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो मिश्रित मतलब ये सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण पर सरकार या सामूहिक स्वामित्व का अधिकार होता है। सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं, वो मूल्य का निर्धारण कर सकती है, उत्पादन कर सकती है, आपूर्ति कर सकती है, कीमत का निर्धारण कर सकती है और आर्थिक नियंत्रण सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। जितना भी ये नियंत्रण है किसके किया जाता है, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो सामाजिक की कुछ विशेषताएं भी होंगी। तो पहला है उसका कि जो उसके उत्पादन के संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, मतलब सबका अधिकार होता है।
सामूहिक स्वामित्व होता है। राज्य एवं सरकार की व्यापक भूमिका होती है, मतलब इसमें राज्य की और सरकार की क्या होती है, भूमिका बहुत व्यापक होती है। आर्थिक विषमताओं में कमी आती है कि जितनी भी जो आर्थिक विषमता है उनकी कमी होती है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति होती है जिसमें वर्ग संघर्ष नहीं होता। और केंद्रीकृत नियोजन होता है, मतलब प्लानिंग कौन करता है, केंद्रीकरण करता है। तो ये है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। फिर से देख लेते हैं इनकी हम विशेषताएं। पहली तो उत्पादन में संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होगा, मतलब सबका अधिकार है। दूसरा, राज्य और सरकार की व्यापक भूमिका है, मतलब गवर्नमेंट और जो राज्य है वो ज्यादा भूमिका इसमें निभाता है। आर्थिक विषमता कम होगी, मतलब इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, विषमता नहीं होती, ऊपर नीचे अप डाउन डाउन नहीं होते। वर्ग संघर्ष कम होगा क्योंकि भैया गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट अपना ही चलता है, उससे कौन कंपटीशन करेगा, तो वर्ग संघर्ष कम होता है। और केंद्रीकरण नियोजन होता है। अब आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसलिए हमने अपना ही इसकी विशेषताएं भी पढ़ लेते हैं। मिश्रित अवस्था मतलब निजी भी है और सरकारी भी है, दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। भारत ने इसी को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में सहभागिता होती है, मतलब जो गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट है दोनों ने अच्छे से अस्तित्व स्थापित किया है। सरकार की जो नियामक रूप की भूमिका है, नियामक कौन करती है, सरकार करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है और आर्थिक नियोजन इसमें होता है। तो इसमें हमारी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। सरकार के नियामक के रूप में भूमिका होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है और आर्थिक नियोजन इसके अंतर्गत होता है। ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसके साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइस, यदि आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है हमारा वीडियो तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।